रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर नाइब सुल्तान मुगल। कल हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 का पहला टॉपिक पढ़ा था। आज हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 5 का, जो कि हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज का मैंने आपको कल बताया था कि इनको रेज क्यों कहते हैं। जब भी पार्टिकल स्ट्रीम में एक दूसरे के पीछे बार बार पार्टिकल चलते हैं तो वो एक रे बनाते हैं। अगर एक सिंगल पार्टिकल चले तो उसे हम सिंगल पार्टिकल ही कहते हैं। जब बहुत ज्यादा पार्टिकल इकट्ठे होके एक काफिला बना के एक लाइन बनाकर चले तो हम उसे कहते हैं कैथोड रेज। मैंने आपको बताया था कैथोड रेज जो है इसकी डिस्कवर नहीं हुई थी, इस पे बहुत सा काम हुआ। कई सालों की मेहनत के बाद कैथोड रेज को उन्होंने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद जैसे स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी होती है माइंड में, इंसान की नेचर है, फितरत है कि कोई चीज नई जब देखता है तो मुतजस्सिस होता है, उसको परखने की नए जावियों से देखने की कोशिश करता है। तो साइंसदानों ने उन कैथोड रेज पे बहुत से तजर्बात किए, उन पे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने उन एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन्स ड्रा किए इन रेज के बारे में कि एक्चुअल में ये जो रेज हमने स्टडी की है ये है क्या। डिफरेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किए और उन एनवायरनमेंट में, उन एक्सपेरिमेंट्स में कंक्लूजन्स ड्रा किए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो पहली हेडिंग जो प्रॉपर्टी की है वो मैंने लिखी कि ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ट्रैवल का मतलब होता है चलना, सफर तय करना इन स्ट्रेट लाइन। ये कैसे, ये कंक्लूजन था किसी एक्सपेरिमेंट का, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था, किसने किया था और कैसे कंक्लूजन उसने ये ड्रा किया था। तो स्टूडेंट्स 1869 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हिट्रोफ। हिट्रोफ ने क्या किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन ड्रा किया। कंक्लूजन स्टूडेंट्स ऐसे ही ड्रा किया जैसे आप देख रहे हैं कि लाइट हो, कोई बल्ब कमरे में जल रहा हो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मेरा शैडो नजर आ रहा है। ये शैडो इसलिए आपको मेरा नजर आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा, ये मेरे हाथ के शैडो आपको ये नजर आ रहा है। ये शैडो इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइट लगी है, बल्ब लगा हुआ है, उसकी जो रोशनी की रेज है वो मेरी बॉडी पे पड़ रही है और ये जो बॉडी है ये ओपेक है। ओपेक का मतलब होता है गैर शिफाफ। ऐसा जिस्म, ऐसा पार्टिकल जिसमें से रेज पास ना कर सके, लाइट रेज पास ना कर सके, उसको हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी कि गैर शफाफ। और अगर आपके पास कोई शफाफ ऑब्जेक्ट हो उसमें से रेज पास कर जाती हैं। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरा हाथ, इसके शैडो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये क्यों है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि ओपेक है, इस पे जैसे ही लाइट की रेज पड़ती हैं पास नहीं हो सकती, और जैसे ही वो लाइट की रेज पास नहीं होती तो ये मेरे हाथ का वहां पे शैडो क्रिएट कर देती है। सिमिलरली स्टूडेंट हिट्रोफ ने भी यही एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में परफॉर्म किया। उसने अपने पास एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब ली और डिस्चार्ज ट्यूब में से उसने कैथोड रेज प्रोड्यूस की। जैसे ही कैथोड रेज प्रोड्यूस की तो यहाँ पे उसने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया और वो ऑब्जेक्ट जो था वो ओपेक था। जैसे ही ये रेज इस ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती हैं तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, गैर शफाफ है, इसमें से रेज गुजर नहीं सकती, तो यहाँ पे एक शैडो कास्ट कर देती हैं, एक शैडो बना देती हैं। कहाँ पे, ये स्क्रीन है। तो जैसे ही उसने गैर शफाफ जिस्म रखा इन रेज के रास्ते में, वो रेज इस गैर शफाफ जिस्म ओपेक ऑब्जेक्ट में से पास नहीं कर सकी और यहाँ पे शैडो क्रिएट कर दिया। तो उसने इस एक्सपेरिमेंट से, इन ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन ड्रा किया, एक नतीजा हासिल किया। वो ये था कि ये जो लाइंस हैं, ये जो रेज हैं, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ये स्टूडेंट कभी भी ऐसा नहीं होता ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करें। अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करती, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और ओरिजिनेट होने के बाद ये ऐसे मूव कर जाती, या कह लेंगे ऐसे मूव कर जाती, ये स्ट्रेट लाइन में मूव ना करती, तो इसका ये मतलब होता कि यहाँ पे साया नहीं बनना चाहिए था। अब यहाँ पे देखें तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, इसीलिए यहाँ पे इसका साया बना, इसका शैडो बना। तो उसने कंक्लूजन ये ड्रा किया कि जब भी शैडो बनता है तो वो इस वजह से बनता है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं
ट्रेवल करती हैं, अगर ये इस तरह मूव करती होती तो इस गैर शफाफ जिस्म पे ना पड़ती और शैडो कास्ट ना होता। यानी हिट्रोफ ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने ओपेक ऑब्जेक्ट रखा और रेज फॉल करवाई। जैसे ही रेज फॉल हुई तो उन्होंने शैडो क्रिएट किया। इससे उसने कंक्लूजन ड्रा किया कि ये जो कैथोड रेज हैं ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। सेकेंडली उन्होंने ये देखा कि ये जब भी ये रेज प्रोड्यूस करवाई जाए और यहाँ पे कोई भी हैवी मेटल रख दी जाए इनके रास्ते में, या यूं कह लीजिए कि ये जो एनोड है आपका ये किसी हैवी मेटल का बना दिया जाए और ये रेज जब भी किसी हैवी मेटल पे पड़ती हैं तो ये रेज क्या करती हैं, एक और तरह की रेज को प्रोड्यूस करती हैं। उन रेज को हम एक्स रेज कहते हैं। ये जो एक्स रेज हैं ये सिमिलरली इसी तरह की रेज हैं जिस तरह की आपके घर में जो कॉमन बल्ब यूज होते हैं उनसे लाइट की रेज निकलती हैं, कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं। सिमिलरली ये जो एक्स रेज हैं ये भी रेज हैं, इंतहाई एनर्जेटिक रेज हैं, रेज की एक टाइप है और ये प्रोड्यूस कब होती हैं, जब भी हम इनके रास्ते में कोई हैवी मेटल एनोड रख देते हैं, उस रेज पे फॉल करती हैं तो ये एक्स रेज प्रोड्यूस करवाती हैं। मैं आपको एक्सरे की प्रोडक्शन नहीं बता रहा क्योंकि ये जो हमारे एक्सरे की प्रोडक्शन है ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, इसलिए सिंपली आप इतना याद रख लीजिए कि ये हमारे पास एक्सरे प्रोड्यूस करवाती हैं। तीसरा हमारे पास पॉइंट है कि ये आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस करती हैं। स्टूडेंट्स आयोनाइजेशन क्या होती है, आयोनाइजेशन का प्रोसीजर होता कैसे है। एक एटम हो आपके पास, कोई न्यूट्रल एटम, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं ये आपके पास कोई न्यूट्रल एटम था और मैं कह देता हूं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एज यू नो 1 होता है। जैसे ही ये रेज, कौन सी रेज, कैथोड रेज, और इनके रास्ते में मैं कोई हाइड्रोजन का एटम या किसी और गैस का कोई एटम रख देता हूं, ये उस पे फॉल करती हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन मैंने बनाए, मैंने कहा ये फॉर एग्जांपल कैथोड रेज थी और इसके रास्ते में मैंने हाइड्रोजन एटम रख दिया। ये जैसे ही इस हाइड्रोजन एटम के ऊपर फॉल करती हैं, गिरती हैं, पड़ती हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम के अंदर होता है ये उसको नॉक आउट कर देती हैं। स्टूडेंट, नॉक आउट का मतलब ये होता है किसी चीज से टकराना और उसको इजेक्ट कर देना, वहां से उसको निकाल देना। ये कैथोड रेज जैसे ही इलेक्ट्रॉन से टकराती हैं ये इस इलेक्ट्रॉन को, इस एटम के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देती है, नॉक आउट कर देती है। स्टूडेंट, जैसे ही किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को कन्वर्ट कर दिया आयन में। जब भी किसी एटम के में से इलेक्ट्रॉन निकलता, यानी ये वाला अमल होता है, वो इस फॉर्म में आ जाता है, या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर इलेक्ट्रॉन इन हो तो नेगेटिव चार्ज, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकलता तो यहां पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। इस तरह की स्पीशीज को हम आयन कहते हैं। और इस सारे प्रोसेस को जिसमें आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसको हम आयोनाइजेशन कहते हैं। सिमिलरली इसी तरह मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मेरे पास कैथोड रे हैं ये जब भी किसी गैस एटम पे फॉल की जाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये आयोनाइजेशन करें उस एटम की, यानी कि आयोनाइजेशन करें और आयन प्रोड्यूस करें। तो इससे हमने कंक्लूजन ये ड्रा किया ये आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस काज करती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये गैसेस के एटम्स को या मॉलिक्यूल को आयोनाइज करती हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो ये हमारे पास है कि ये नेगेटिवली चार्ज है। अभी हमने इसको पार्टिकल नहीं कहा, अभी इसको हमने इलेक्ट्रॉन नहीं कहा, अभी सिर्फ हम इसको रेज पढ़ रहे हैं। अभी हमें नहीं पता कि ये रेज किससे बनी है। तो दो साइंसदान थे, उन्होंने दो तरह के एक्सपेरिमेंट किए। एक हमारे पास जो साइंसदान था उसका नाम था जे पैरन। उसने 1895 में क्या किया, उसने एक इंस्ट्रूमेंट लिया, उसमें से कैथोड रेज प्रोड्यूस करवाई, और जैसे ही इसने ये कैथोड रेज प्रोड्यूस करवाई, इसने यहाँ पे स्टूडेंट ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्रा किया है। तो उसने ये वाली जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई थी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में, उनको पास करवाया इस मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये रेज जब ही मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचती हैं तो ये क्या करती है, डिफ्लेक्शन कॉज करती हैं। डिफ्लेक्शन का स्टूडेंट क्या मतलब होता है, डिफ्लेक्शन का ये मतलब होता है कि अपने ओरिजिनल रास्ते से हट जाना। फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूं एक रे ऐसे ट्रेवल करती है, अगर ये सीधी लाइन में ट्रेवल नहीं करती और किसी वजह से
किसी फैक्टर के इन्फ्लुएंस की वजह से ये अपने रास्ते से मुड़ जाती है, इनहिराफ कर जाती है, तो मैं कहता हूँ ये वाली जो रे थी इसने डिफ्लेक्शन कॉज की। तो ये जो कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, जैसे हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये क्या करती हैं, डिफ्लेक्शन करती हैं। डिफ्लेक्शन कैसे करती हैं, ये अपने ओरिजिनल रास्ते से मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाली रेस जो सीधी आनी चाहिए थी यहाँ पे पॉइंट 2 पे चली जाती है। क्यों चली जाती है, इस डिफ्लेक्शन की वजह से। किसकी वजह से, कौन सा फैक्टर, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। बल्कि यूं कहिए जे पैरल ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी अब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती, ये क्या करती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से। ओरिजिनल पाथ इनका ये होना चाहिए जो यहाँ पे मैंने P1 ड्रा किया। P1 का मतलब है पॉइंट नंबर 1 और ये यहाँ पे नहीं आती, ये पॉइंट नंबर 2 पे चली जाती है या पॉइंट नंबर 3 पे चली जाती है। तो उसने कहा इसका ये मतलब हुआ कि ये जो रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रही, इन पे कोई ना कोई चार्ज है। और जैसे ही उसने देखा कि ये नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, इसका मतलब उसने ये कहा कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट जो चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमेशा आपस में अट्रैक्शन शो करते हैं। तो ये जिस तरफ मुड़ी वहां पे जो चार्ज था, इसका ये मतलब था कि इसके ऊपर कोई चार्ज है, दूसरे चार्ज के साथ इसने अट्रैक्शन अपनी डेवलप की, इसलिए उसकी तरफ मुड़ गई है। ये हमारी कॉमन प्रैक्टिस है स्टूडेंट। जैसे ही हम कोई चीज खरीदने जाते हैं बाजार में तो हमारी जो स्पीशीज ऑफ इंटरेस्ट होती है, कोई भी फॉर एग्जांपल कपड़े खरीदने जाते हैं, शूज खरीदने जाते हैं, तो जिस शॉप पे हमें वो नजर आ जाते हैं हमारी अट्रैक्शन उस शॉप की तरफ हो जाती है। ढेर सारी शॉप्स होती है, मुड़ते उस शॉप की तरफ है क्योंकि हमारी स्पीशीज ऑफ इंटरेस्ट वहां पे पड़ी है, हमारी और उसकी एक अट्रैक्शन हो जाती है, उसी शॉप की तरफ मुड़ते हैं। इसी तरह सेम ये जो रेज हैं ये मुड़ जाती हैं ऑपोजिटली फील्ड की तरफ जो कि मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये शो करता है कि इसका उस फील्ड की तरफ मुड़ना, उस फील्ड की तरफ इसका अट्रैक्शन होना कि इसके ऊपर कुछ चार्ज था। इस एक्सपेरिमेंट को एक और साइंसदान ने परफॉर्म किया और उसने क्या किया, उसने मैग्नेटिक फील्ड नहीं स्टूडेंट्स लगाई, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जे पैरल ने, उसके बाद एक और साइंसदान आया जिसका नाम था जे थॉमसन। यहां पे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन हुई। इसने ये देखा कि जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड मैं क्रिएट करता हूं, लगाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि यहाँ पे उसने दो प्लेट्स रख दी, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, या कह दिए दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इनको कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से या बैटरी से। अब इस प्लेट पे देखें तो पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे देखें तो नेगेटिव चार्ज, साथ में मेंशन कर दिए। जैसे ही ये जैसे ही ये कैथोड इस रीजन में आती है जहां पे ये प्लेट्स लगी हुई हैं तो ये फिर डिफ्लेक्शन शो करती हैं। तो ये डिफ्लेक्शन किस तरफ शो करती हैं, यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव प्लेट रखी हुई है। एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि ये वाली जो लाइन स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए थी, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आती, ये पॉइंट 2 की तरफ मुड़ जाती है, डिफ्लेक्शन शो करती हैं। उन्होंने फिर कंक्लूजन इस डिफ्लेक्शन से क्या ड्रा किया, उन्होंने कहा कि ये जो इनका मुड़ना है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ये इंडिकेट करता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इन रेज के ऊपर। क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं आपस में अट्रैक्शन होती है, तो ये अट्रैक्शन की वजह से मुड़ी है। ये पॉजिटिव प्लेट थी, उन्होंने कंक्लूजन ड्रा किया कि ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है जिस वजह से ये डिफ्लेक्ट कर गई। इन दोनों एक्सपेरिमेंट से दो कंक्लूजन ड्रा हुए। एक तो जब मैग्नेटिक फील्ड हम लगाते हैं तो ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं किस प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इनका पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ना ये हमें बताता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इन एक्सपेरिमेंट से हमने ये कंक्लूजन ड्रा किया कि ये जो रेज हैं ये नेगेटिवली चार्ज है। क्यों, ये डिफ्लेक्शन जो करती है मैग्नेटिक फील्ड में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट एक बार ही नहीं परफॉर्म किया, उन्होंने 3 बार परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया, पहले मैग्नेटिक फील्ड ऑन की, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की, फिर उन्होंने ये दोनों बंद कर दी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे कोई एनवायरनमेंट नहीं था जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये सीधा P1 पे फॉल करती हैं। जैसे ही उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड ऑन की,
ये P3 पे आई क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक पोल है, और जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की तो ये P2 पे जाकर फॉल करती हैं, और फिर उन्होंने साइमल्टेनियसली दोनों फील्ड्स ऑन कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। स्टूडेंट जैसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उन्होंने ऑन की तो उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह एडजस्ट किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को कैंसिल कर दे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को कैंसिल कर दे। कॉमन प्रैक्टिस, कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आपने टग ऑफ वार तो होते देखी होगी। टग ऑफ वार रस्साकशी में होता क्या है, दो पार्टीज होती हैं, एक आपके पास इस तरह का रस्सा होता है, एक पार्टी P1 कह लें इस साइड पे होती है, एक पार्टी P2 इस साइड पे होती है, यहाँ पे एक निशान लगा होता है, ये बाउंड्री लाइन होती है। अब इसको कह दें, इस पार्टी 1 को मैं कह देता हूँ ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो P2 है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैं कहता हूँ ये वाली आपके पास कैथोड रेज आ रही है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही, उन्होंने ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एडजस्ट किया, या यूं कह लें टग ऑफ वार की बात कर लेते हैं। P1 और P2 दोनों साइड पे प्लेयर थे, इक्वल स्ट्रेंथ के थे, उन्होंने इस रस्सी को खींचना शुरू कर दिया, तो ये जो रस्सी थी ना ये इधर ही रही, ये ना इधर मूव की ना इधर मूव की। अब ये मूव तब करती जब यहां से फोर्स ज्यादा लगती, तो ये जो रस्सी है, ये जो रोप है, ये P1 की तरफ मूव करनी थी, और अगर P2 की स्ट्रेंथ ज्यादा होती, यहाँ पे प्लेयर ज्यादा होते, ज्यादा हेल्दी होते, तो ये जो रोप थी ये यहाँ से खिसक के इस तरफ हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये इस तरफ नहीं होती, ये यहीं पे बैलेंस रहती है। इसका ये मतलब कि जितनी फोर्स P2 के प्लेयर लगा रहे हैं इतनी ही फोर्स P1 के प्लेयर लगा रहे हैं। इस वजह से ये जो रोप है ये एक जगह पे फिक्स हो जाती है, यानी यूं कह लें जितना इफेक्ट इस फोर्स की वजह से है इतना ही इफेक्ट इस फोर्स की वजह से है, और ये फोर्सेस बैलेंस हो गई, इस वजह से ये रोप जो है आगे पीछे मूव नहीं करती। सिमिलरली उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह एडजस्ट किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक ही स्ट्रेंथ के थे, इन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, और अगेन जो रेज थी वो डिफ्लेक्ट नहीं हुई, वो पॉइंट P1 पे आके फॉल कर दी। अब यहाँ पे मैंने कुछ कंक्लूजन लिखे हैं, मैंने कहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक, ये का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन होती है तो ये P2 पे जाके स्ट्राइक करता है। क्यों? पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन शो करते हैं P2 की तरफ, और जब मैं सिंगल मैग्नेटिक फील्ड ऑन करता हूँ, ई को मैं ऑफ कर देता हूँ, तो ये P3 पे आके स्ट्राइक करती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड है वो P3 पे लाई कर रहा है, इस वजह से ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। और मैं कहता हूँ जब मैं दोनों को ऑन कर देता हूँ या दोनों को ऑफ कर देता हूँ तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमेशा P1 पे आके स्ट्राइक करती है। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स देखा कि ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। फ्लोरेसेंस क्या होता है और ये प्रोड्यूस कैसे होता है? हमने कहा कि ये जब भी स्ट्राइक करती हैं ग्लास कैथोड ट्यूब जो होती है उसकी वॉल से या ग्लास ट्यूब की वॉल से ये स्ट्राइक करती हैं। जैसे हमने कल डिस्कवरी में देखा तो मैंने कहा एनोड की जो वॉल होती है या कैथोड के जो ऑपोजिट साइड है वहां पे स्ट्राइक करती हैं और चमक पैदा करती हैं। स्टूडेंट उसी की बात कर रहा हूं कि जैसे ही ये वाली रेज एनोड की वॉल पे स्ट्राइक करती हैं, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया साइंटिस्ट ने, उन्होंने इसके रास्ते में रेयर अर्थ मेटल को रखा, मेटल जो होती हैं उनको रखा, मिनरल को रखा। उन्होंने तब भी महसूस किया कि ये जो रेज थी ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। स्टूडेंट्स ये फ्लोरेसेंस कैसे प्रोड्यूस होती हैं, क्यों प्रोड्यूस होती हैं, कैथोड रेज में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है जो क्या जादू कर देती है वहां पे जाके कि इनमें से फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है। इसका मैकेनिज्म आपको बताता हूं, इसकी प्रोडक्शन फ्लोरेसेंस की कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं कि ये कोई रेयर अर्थ मेटल का मैंने एक एटम ले लिया या मिनरल कह लें या कह लें कि वो जो गिलास ट्यूब थी उसका कोई एक एटम मैंने ले लिया। स्टूडेंट्स एटम में हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मैंने एक एटम बनाया और इसकी ये मैंने शेल्स बना दिए, इसको शेल नंबर 1 कह लें, इसको 2 और इसको 3 कह लें। तो मैं कहता हूं अगर कैथोड रेज आती हैं ऐसे कह लें और ये आके स्ट्राइक करती हैं इस इलेक्ट्रॉन से जो कि सेकंड शेल में है, ये सेकंड शेल, ये थर्ड और ये 1। जैसे ही ये सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन से टकराती हैं एक पॉसिबिलिटी है कि इसको नॉकआउट करें। अगर ये आउटर मोस्ट शेल में होंगे तो नॉकआउट हो जाएंगी, लेकिन सेकंड शेल में है तो ये जो
रेज आ रही थी ये अपनी एनर्जी इसको देती हैं, इससे टकराती हैं, इनकी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब करता है। तो ये जैसे ही अब्सॉर्ब करता है स्टूडेंट इस स्टेट को, जब ये पहले था इसने कोई एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं की, मैं कहता हूँ ये ग्राउंड स्टेट पे था, इस पे कोई तरजीह नहीं थी, इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन अब इस इलेक्ट्रॉन की या यूं कह लें कैथोड रेज की एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, तो ये ग्राउंड स्टेट पे नहीं रहता, ये थोड़ा सा अपलिफ्ट कर जाता है, और जितना ये अपलिफ्ट करता है ऊपर जाता है, इस स्टेट को मैं कह देता हूं ये एक्साइटेड स्टेट है। जहां पे पहले था कोई एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं की, हम इसको कह देते हैं ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, और जैसी कैथोड रेज आके फॉल करती हैं तो ये एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, अपलिफ्ट हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। इसको यूं समझ लें कि ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला यहां पे है, इसको मैं ग्राउंड स्टेट कह रहा हूं, जैसे ही यहां पे आके कैथोड रेज इस पे फॉल करती हैं तो ये जो एनर्जी है कैथोड रेज की ये अब्सॉर्ब करता है और ग्रेजुअली अपलिफ्ट करता है, ऊपर चला जाता है, इस स्टेट पे आके पहुंचता है, इसको मैं कह देता हूं एक्साइटेड स्टेट। और जो ये एनर्जी जितनी इसने अब्सॉर्ब की थी, अब इलेक्ट्रॉन की ये प्रॉपर्टी है, जैसे आप पत्थर मारते हैं किसी भी दरख्त पे तो पत्थर आप एनर्जी देते हैं, एक दफा वो ऊपर चला जाता है, तो ऐसे ही समझे एक दफा ये पत्थर ऊपर चला गया है, अब वो ऊपर जाकर रुकता नहीं है, ये नेचर का कायदा है कि वो हमेशा जमीन की तरफ आता है। सिमिलरली ये जैसे ही अपलिफ्ट होता है ऊपर जाता है तो ये रुकता नहीं है वहां पे, ये पत्थर जैसे मारते हैं वो दरख्त में जाके अटक नहीं जाता, वो हमेशा डाउन आता है। तो सिमिलरली ये दोबारा डाउन अपनी ग्राउंड पोजीशन पे आता है, जैसे ही ग्राउंड पोजीशन पे आता है जितनी एनर्जी इसने ऊपर जाने के लिए अब्सॉर्ब की थी इतनी ही एनर्जी ये जब अपनी ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो ये अमिट करेगा, वो वाली एनर्जी जब ये एक्साइटेड से ग्राउंड में आता है अमिट करता है, उसको हम स्टूडेंट्स फ्लोरेसेंस कहते हैं। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब करता है एग्जैक्टली इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज करता है, और वो जो रिलीज ऑफ एनर्जी है वो रेज फॉर्म में होती है, और वो जो रेज प्रोड्यूस होती हैं उनको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं, चमक कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट देखिए पास थ्रू थिन फॉइल। थिन फॉइल क्या होती है, जब भी मेटल्स को आप इतना कंप्रेस कर लें, एक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक आपके पास ब्लॉक है किसी मेटल का इस तरह का, आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसको कंप्रेस कर देते हैं, इतना कंप्रेस करते हैं कि इसकी आप कोई शीट बना लेते हैं। शीट कैसी, जैसे आपका बुक का पेज होता है इस तरह की आप एक थिन सी कोई शीट बना लेते हैं, एक पेज बना लेते हैं, एक वर्क बना लेते हैं, और वो बहुत थिन होना चाहिए, और उस थिन पेज में से जब भी आप ये कैथोड रेज के ऊपर फॉल करवाते हैं तो ये इस पेज में से गुजर जाती है। जब भी चीज किसी एक मखसूस वॉल्यूम में से क्या गुजर जाती है तो हम कहते हैं वो पेनिट्रेट कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये रेज अगर इसमें से गुजरना चाहती है, इसकी कोई ना कोई थिकनेस है, मोटाई है, तो जब भी उस थिकनेस में से गुजरता है तो हम कहते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का ये मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे नीडल हो आपके पास और वो आप अपनी जिल्द में लगाएं और वो जिल्द के अंदर चली जाए तो आप कहेंगे ये पेनिट्रेट कर गई है, ये जिल्द के अंदर चली गई है। और इसी तरह ये जो कैथोड रेज होती हैं ये इसके अंदर चली जाती हैं, इन होती है इसके अंदर, फिर यहाँ से आउट हो जाती हैं। तो ये जो यहाँ से इन हुई इसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन होती है, फिर आउट हो जाती है, इसमें से गुजर जाती है, इसको हम पेनिट्रेशन कहते हैं। तो हम कहते हैं जैसे ही हम इसको पास करवाते हैं मेटल फॉइल से ये पेनिट्रेट कर जाती हैं, उसमें से गुजर जाती हैं। कौन कौन सी मेटल से, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ एल्यूमिनियम है, गोल्ड है। जब भी आपके पास एल्यूमिनियम की या गोल्ड की फॉइल होगी आप कैथोड रेज इसके ऊपर स्टूडेंट्स फॉल करवाएंगे और वो आपके पास जो फॉइल है, वो जो वर्क है, वो जो शीट है वो थिन होनी चाहिए, तो ये हमेशा पेनिट्रेट कर जाती है। यानी इनके अंदर इतनी एनर्जी है, इनके अंदर इतनी पावर है, यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि ये एनर्जेटिक रेज है। ये कोई ऐसी रेज नहीं जिनके पास एनर्जी नहीं, ये एनर्जेटिक रेज है जो पास कर जाती है। सेवंथ स्टेप देखें तो ये पोजेस मोमेंटम। मोमेंटम यहाँ पे स्टूडेंट, मोमेंटम बताने से पहले आपको एक और चीज बताता चलूं कि जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुए तो उन्होंने कहा ये जो रेज है ये सिर्फ रेज नहीं है, ये नेगेटिवली चार्ज रेज है, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। तो इसके फौरन बाद स्टोन ने, एक साइंसदान था, उसने कहा कि ये जो रेज है
इनको फिर कैथोड रेज नहीं हम कहेंगे, इनको हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ये एमसीक्यूज भी आता है कि कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का नाम किस साइंसदान ने दिया? स्टूडेंट्स, वो स्टोने था जिसने इन रेज को, जब इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया कि ये नेगेटिवली चार्ज है, उसने कहा फिर ये जो रेज है ये रेज नहीं बल्कि ये पार्टिकल्स हैं, क्योंकि रेज पार्टिकल से मिलके बनती है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये एनर्जेटिक पार्टिकल है। तो ये एनर्जेटिक पार्टिकल जो है ये जब सीक्वेंस में ऐसे चलते हैं, ये समझ लें कि इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक रेज बनाते हैं। और इस रेज को स्टोने ने कहा कि ये सिर्फ रेज नहीं है बल्कि ये एक पार्टिकल ऐसे हैं जो आपस में मिलके चलते हैं और रेज बनाते हैं, और उसको उनका नाम दिया इलेक्ट्रॉन का। और इसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहां से हमें पता चल गया इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। 7 स्टेप स्टूडेंट देखिए, पोजेसिव मोमेंटम। मोमेंटम ऐसी चीज का होता है, ये तो हमने रेज कही थी, मोमेंटम ऐसी चीज का होता है जो कि पार्टिकल इन नेचर हो, जो कि मैटर हो। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी। जब भी कोई पार्टिकल हो, उसका मैस हो और वो सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो हम कहते हैं अब ये इसका मोमेंटम है। कब? जब उसका मैस हो और वो सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो उसकी वो मूवमेंट किसी पार्टिकल की सर्टेन वेलोसिटी से, जब वो सम मैस कैरी कर रहा हो और कुछ वेलोसिटी हो, तो हम कहते हैं अब ये मोमेंटम है। और ये क्वालिटी किसकी है? ये पार्टिकल्स की थी। अगर हम इनको रेज ही कहते तो ये इनकी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये प्रॉपर्टी क्या है? मोमेंटम की है, और ये एसोसिएट करती है पार्टिकल से। उन्होंने क्या किया? कैथोड रेज के रास्ते में एक व्हील रख दिया, एक पैडल रख दिया। तो जैसे ही ये पार्टिकल इस पैडल व्हील से यहां पे आके टकराते हैं इस सतह पे, तो ये इसको थोड़ा सा घुमा देते थे, इसको व्हील को घुमा देते थे। तो ये जो व्हील था ये अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमना शुरू कर देता था। इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने प्रूव कर लिया कि हाँ, ये रेज नहीं है, ये एक्चुअल पार्टिकल्स हैं जो कि मोमेंटम रखते हैं, और जब भी किसी व्हील से टकराते हैं तो अपनी एनर्जी ये इस व्हील को देते हैं। या यूं कह लीजिए कि ये जो व्हील था, इससे आके ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे टकराता है तो इसको सर्कुलेट कर देता है, ये घूमना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास ये एक चीज पड़ी हुई है, अगर ये अपनी जगह पे ये जो जैसे व्हील पहले पड़ा था, ऐसे कह रहे ये इलेक्ट्रॉन आता है, ये कैथोड रे आती है, ये ऐसे इसको जाके हिट करती है और इसको ऐसे मूव कर देती है। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन इस पे फॉल हुए, इन्होंने इसको घुमाना शुरू कर दिया, तो हमने कहा कि हाँ, ये रेज नहीं है, ये बल्कि पार्टिकल है जिनका मोमेंटम भी होता है, और इनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए, कोई व्हील रखा जाए, तो ये उसको घुमाना शुरू कर देती है। उसके बाद क्या हुआ? चार्ज टू मास रेशियो का पॉइंट देखें। चार्ज क्या होता है? जैसे ही ये डिफ्लेक्शन शो की इन्होंने कैथोड रेज ने पॉजिटिवली चार्ज की तरफ या पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, तो हमने कहा कि हमेशा पॉजिटिव की तरफ हमेशा जो चार्ज अट्रैक्ट होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो चार्ज होगा इन पार्टिकल्स पे वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और इनकी अगर चार्ज टू मास रेशियो हम कैलकुलेट करें स्टूडेंट, चार्ज टू मास रेशियो क्या होती है और उसे किससे डिनोट करते हैं? उसको हम E/m से डिनोट करते हैं। E का मतलब उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है और m का मतलब उसका मास कितना है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो E/m कैलकुलेट किया गया वो था 1.7610⁻11, और ये जो C आपको नजर आ रहा है ये यूनिट है आपके पास कॉलम, इसको C को डिनोट करते हैं कॉलम के लिए, और ये kg आपके पास मास का है, और ये जो C है इसको हम चार्ज का यूनिट बताने के लिए डिनोट करते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं 1.7610⁻11 कॉलम पर kg। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन था उसका मास कितना था तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, उसके ऊपर चार्ज टू मास रेशियो उसकी ये होगी, और इनको हमने सिंपली इलेक्ट्रॉन कह दिया। अब ये सारी चीजें अगर मैं आपको सम अप कर दूं तो हमने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए। एक तो हमने कहा कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए तो जस्टिफाई कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो आपने ये पूरा एक्सपेरिमेंट लिखना है। हिट्रोफ जिसने परफॉर्म किया, डायग्राम बनाएंगे, शैडो कास्ट करती है, नीचे लिखते हैं दैट्स व्हाई we can say that they travel in a straight line because they
प्रोड्यूस या कहते हैं कास्ट शेडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। उसके बाद आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस मैंने आपको बताया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसको आपने मेमोराइज करना है कि आयोनाइजेशन होती कैसे है, आयोनाइजेशन गैसेस की कर कैसे लेते हैं। इसी तरह अगर आपको कह दिया जाए कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं कैथोड रेज, या कह दिया कि प्रूफ दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो आपने ये दोनों एक्सपेरिमेंट लिखने हैं और इनके नीचे कंक्लूजन ड्रा करना है कि ये जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो ये नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हुए, और जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि इनका पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होना ये शो करता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हमने कहा था जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव तो ये प्लेट थी और नेगेटिव का मतलब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपने ये दोनों एक्सपेरिमेंट लिखने हैं और कंक्लूजन ड्रा करना है। उसके बाद फ्लोरेसेंस का मैंने आपको बताया कि फ्लोरेसेंस चमक को कहते हैं, ये शाइनिंग को कहते हैं। ये प्रोड्यूस कैसे होती है, जैसे ये ग्लास वाली ट्यूब से टकराती हैं फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं रेयर अर्थ मेटल से। और इसका ये जो मैंने आपको बताया कि ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कैसे होती है, वीडियो को पॉज करके दोबारा इस कंसेप्ट को मेमोराइज कर लीजिएगा कि ये मैंने जो आपको बताया कि ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कैसे होती है। उसके बाद ये टाइप इंपॉर्टेंट है, जस्टिफाई दैट कैथोड रेज आर नॉट आर रेज, दे आर अ पार्टिकल। तो उसके लिए ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट था, ये पोजेसिव मोमेंटम पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है, हमेशा पार्टिकल की ये प्रॉपर्टी रहती है कि उनका मोमेंटम होता है। तो आपने ये वाला 7th पॉइंट लिखना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि जस्टिफाई दैट कैथोड रेज आर नॉट अ सिंपली रेज बट दे आर अ पार्टिकल, तो पार्टिकल इन नेचर के लिए आपने ये लिख देना है, तो ये पार्टिकल इन नेचर है। इसी तरह चार्ज टू मास रेशियो ये आपने मेमोराइज कर लेनी है, ये एमसीक्यूज में मोस्टली पूछी जाती है। और सेकेंडली मैंने आपको बताया कि ये जो रेज थी, अब हम इनको रेज नहीं कहते, अब हम इनको पार्टिकल्स कहते हैं। ये सारे कंक्लूजन से हमने सारे एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन ड्रा कर लिया, और इसको जो नाम दिया था कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का, वो स्टोने ने दिया था। और ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस जो आपके पास पॉजिटिव रेज है, या जिनको कह लें कि आपके पास वो प्रोटॉन होती हैं, उनकी हम स्टडी करेंगे कि प्रोडक्शन कैसे होती है, या डिस्कवरी कह लें, उसके बाद प्रॉपर्टीज। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।